चुड़ैल का खूनी झरना। राहुल, विजय और अभिषेक अपने गांव से सरोवर जंगल की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। उन तीनों ने 3 दिन का ट्रिप प्लान किया था और बिना कोई जानकारी लिए वो वहां से सरोवर जंगल की तरफ अपने कार में निकल पड़े। कुछ समय बाद राहुल, विजय और अभिषेक सरोवर जंगल में पहुंच जाते हैं। हे राहुल, अभिषेक, देखो कितनी सुंदर जगह है। इतनी सुंदर जगह देखकर तो मन कर रहा है कि बस मैं यहीं बस जाऊं। हाँ राहुल, तू सही बोल रहा है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको किसी के सिसकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर राहुल तुरंत विजय और अभिषेक से बोलता है, हे गाइस, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या? अरे ये तेरा भ्रम है, तू डर रहा है इतना काला और घना अंधेरा देखकर। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है और ना ही मैं डर रहा हूँ। मुझे जो लगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने सच में अभी किसी के सिसकने की आवाज सुनी थी। क्या यार राहुल, तू भी ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है। कहीं तूने पी तो नहीं ली? यार तू कैसी बात कर रहा है, यहाँ पर मैं कैसे पी सकता हूँ? वो तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। इस बार तो चीखने की आवाज मैंने भी सुनी है विजय। हमें लगता है कि इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। यार तुम लोग सच में बहुत फट्टू हो। मेरे पास कैमरा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि वो कैमरे में नोट हो जाएगा। अब चलो अपने अपने कैंप में सो जाओ जाकर, आखिर कल सुबह हमें कैंपिंग भी तो करनी है। वे सभी अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। वो सब सो रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है। तेज हवाओं के साथ पानी के झरने की आवाज आ रही थी। आवाज से राहुल की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद राहुल अभिषेक को जगाता है और उससे बोलता है, अभिषेक, तुझे झरने की आवाज आ रही है क्या? हाँ राहुल, मुझे आवाज आ तो रही है, पर यह आवाज आ कहाँ से रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभिषेक, क्या हमें चलकर देखना चाहिए? नहीं यार, मेरे ख्याल से हमें नहीं जाना चाहिए। अरे कल को कुछ हो गया तो? वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विजय भी बाहर आ जाता है और वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि एक बार फिर झरने की तरफ से काफी तेज आवाज आने लगती है। आवाज को सुनते हुए तीनों दोस्त आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा अंदर जाते हैं और जहाँ उन्हें एक बोर्ड नजर आता है और उस बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना मना है, अंदर खतरा है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और अंदर की ओर चले जाते हैं। कुछ समय बाद उनका दोस्त राहुल गायब हो जाता है। वो दोनों राहुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल उनको एक झरने के पास दिखाई देता है। वह झरना काफी सुंदर था। झरने के आसपास सुंदर सुंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे थे। वो इतना सुंदर था कि वो तीनों दोस्त झरने में मोहित हो गए। धीरे धीरे करके वो तीनों दोस्त उस झरने की तरफ आकर्षित होते गए और उस झरने के अंदर चले गए। देखते ही देखते वह झरना मामूली झरने से एक खूनी झरना बन गया। एक एक करके तीनों दोस्त उस झरने में मोहित होकर चले गए, जिसके बाद वहां पर चुड़ैलों और भूत ने उन तीनों को मार दिया और उनके खून से वो नहाने लगे और हंसते हुए बोलते हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर, और अगर इस जगह में कोई भी आया तो उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी, मैं उसको मार दूंगी। इस तरह चुड़ैलें और भूत उन दोस्तों को मार देते हैं। ऐसे ही अब समय गुजरता रहा और समय के साथ साथ अगर कोई भी वहां पर जाता तो वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। वो पहले झरने की तरफ वो लोगों को आकर्षित करती और उनको अपने झरने में ले जाकर मार दिया करती। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और उन 3 महीनों में आए दिन उस झरने में लोगों की मौत होती गई। ऐसे ही एक दिन शामू अपनी पत्नी काजल के साथ पिकनिक पर उसी जंगल के रास्ते जा रहा था कि तभी काजल को झरने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पति से बोलती है, शामू जी, यहाँ आसपास लगता है कि कोई झरना है, क्यों ना हम कुछ देर के लिए वहाँ पर बैठकर आराम कर ले। वैसे भी झरने के आसपास बैठकर ऐसे लगता है कि हम किसी बहुत अच्छी जगह पर आ गए हैं, जहाँ पर नेचर की शुद्ध हवा रहती है। हाँ तुम सही बोल रही हो, चलो मैं कार को यहीं साइड में लगा देता हूँ। इतना कहकर शामू अपनी कार को साइड में लगा देता है
और अपनी बीवी के साथ उस झरने के पास चले जाता है। जैसे ही शामू झरने के पास जाता है कि तभी वो झरना उसको आकर्षित करने लगता है, लेकिन काजल को झरना आकर्षित नहीं कर पाता क्योंकि उसके गले में दुर्गा माता का लॉकेट था। शामू झरने की तरफ देख उसकी तरफ बढ़ता जाता है। अपने पति को इस तरह आगे की तरफ जाता देख काजल अपने पति को आवाज लगाती है, शामू जी, शामू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। शामू अपनी बीवी की एक नहीं सुनता और वो अपनी बीवी की बात ना सुनते हुए झरने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये देखकर काजल थोड़ी हैरान हो जाती है और थोड़ी देर बाद शामू जब झरने के पास पहुंचता है, शामू के पीछे उसकी पत्नी भी थी। अब जैसे ही काजल उस झरने के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो झरना मामूली पानी से एक खूनी झरना बन जाता है और उसके आसपास के छोटे छोटे पेड़ पौधे एक भयानक सा पेड़ जिसके ऊपर लोगों की लाश लटक रही होती है। ये सब देखकर काजल थोड़ी सी डर जाती है और हिम्मत करके अपने पति का हाथ पकड़कर खींच लेती है, जिसके बाद शामू उस झरने में जाने से बच जाता है और थोड़ी देर बाद शामू होश में आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि शामू का सम्मोहन टूट जाता है और जैसे ही उसका सम्मोहन टूटता है तभी वहाँ पर तिल मिलाते हुए चुड़ैल और भूत आ जाते हैं और गुस्से में काजल से बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे शिकार को मुझसे दूर कर दिया, अब तू भी नहीं बचेगी मेरे हाथों। तू भी ठीक उसी तरह मारी जाएगी जैसे यहाँ पर आए दिन लोगों की मौत होती है। ये तेरा शिकार नहीं बल्कि मेरा पति है, समझी तू? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तू लोगों को क्यों मार रही है। चुड़ैल उसको कुछ नहीं बताती, जिसके बाद काजल अपने फोन में हनुमान चालीसा चला देती है। हनुमान चालीसा की वजह से वहाँ के भूत और चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगते हैं और दर्द में चुड़ैल बोलती है, बताती हूँ, हम लोग एक प्रेत आत्माएं हैं। हम लोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी और इच्छा पूरी न होने की वजह से हम लोग प्रेत आत्माएं बन गए। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन झरने में मेरा पैर फिसल गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई। अकेले भूतों की दुनिया में मैं नहीं रहना चाहती थी, इसलिए धीरे धीरे करके मैंने अपने दोस्तों को मारा और उन्हें अपनी तरह भूत और चुड़ैल बना दिया। मुझे तब भी शांति नहीं मिली तो मैंने और मेरे दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर आने वाले इंसान को मारना शुरू कर दिया। तुझे किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, तो तू इस तरह बेकसूर लोगों को नहीं मार सकती। तेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि तू बेकसूर लोगों की जान ले ले। तुझे जो करना है वो कर ले। भूत की ये बात सुनकर काजल उन सब के मालकिन चुड़ैल के गले में अपने गले से दुर्गा माता का लॉकेट निकालकर डाल देती है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और उसके साथ साथ जो चुड़ैल और भूत थे वो भी जलकर मर गए। इस तरह काजल ने अपने पति को उस खूनी झरने से बचा लिया। साथ ही साथ उस झरने से उन चुड़ैलों और आत्माओं का साया भी हमेशा के लिए हट गया, जिसके बाद काजल अपनी आगे की जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगी। लेकिन उन लोगों को ये भयानक दिन हमेशा याद रह गया। इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी रजत शहर से दूर एक बड़े से महल में रहता था। वो महल रजत का पुश्तैनी महल था। रजत का पुश्तैनी महल बहुत शानदार और खूबसूरत था। जहाँ रजत महल में अकेला रहा करता था, तो वहीं दूसरी ओर गांव का कोई भी व्यक्ति उस महल के आसपास भी नहीं भटकता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। रजत जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। लड़की अचानक रजत से बोलती है, सुनिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे लगता है यहाँ आसपास कुछ और भी नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या बारिश बंद होने तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू सो मच। मैं बारिश के रुकते ही यहाँ से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। मेरा एक दोस्त मैकेनिक है, मैं उसे फोन कर देता हूँ, वह अभी आपकी गाड़ी को अपनी दुकान में ले जाएगा।
और ठीक होते ही मुझे इन्फॉर्म कर देगा। अब वो लड़की अंदर आकर बैठ जाती है। तभी रजत देखता है कि वो लड़की पूरी तरह से भीग चुकी है और गीले होने की वजह से कांप रही है। जिसके बाद रजत कहता है, मैं आपके लिए अभी टॉवेल लेकर आता हूँ। आप पूरी तरह से भीग चुकी हैं। आप टॉवेल से खुद को पोंछ लेना, वरना आपको ठंड भी लग सकती है। अब जैसे ही रजत टॉवेल लेकर आता है तो वो देखता है वो लड़की अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर रजत थोड़ा शॉक हो जाता है और टॉवेल लेकर उस लड़की को इधर उधर देखने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर रजत के सर के ठीक ऊपर छत पर एक काली परछाई होती है, जिसकी 2 लाल आंखें दिखाई दे रही होती है। वो परछाई रजत को बार बार घूर रही होती है। इस बात से अनजान रजत को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। अब जैसे ही रजत पीछे पलट कर देखता है तो वो अपने पीछे उसी लड़की को पाता है। जिसके बाद रजत उस लड़की से कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो बस तुम्हारा ये महल देख रही थी। बहुत सुंदर महल है तुम्हारा। वैसे इतने बड़े महल में तुम अकेले रहते हो? हाँ, एक्चुअली सबको लगता है कि यह महल भूतिया है, परंतु यह मेरा पुश्तैनी महल है और इसे मैं खाली नहीं छोड़ना चाहता। बस इसीलिए मैं इस महल में अकेला रहता हूँ। ये लो टॉवेल, तुम पानी पोंछ लो। मैं जब तक तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। शायद कॉफी पीने से तुम्हें गर्माहट मिले। वैसे मुझे तुमसे एक बात और पूछनी थी। हाँ, पूछो ना। नहीं, कुछ नहीं। ओके, वैसे तुम ये टॉवेल लेकर उस रूम में जा सकती हो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। अब वो लड़की रजत के हाथ से टॉवेल लेकर एक रूम में चली जाती है और अपने गीले बदन को पोंछने लगती है। तभी रजत उस कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है, पर तभी वो लड़की रजत को अपने कमरे के बाहर देख लेती है और जल्दी से पूरा दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद रजत भी वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद रजत कॉफी बनाकर लाता है। तुम्हारी कॉफी। थैंक्स कॉफी और टॉवेल के लिए। वैसे अभी के टाइम पर इस तरह से कोई किसी की मदद नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। वैसे मैं आग जला देता हूँ। बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा हो चुका है। हाँ, और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। अब रजत आग जला देता है और दोनों आग सेकते सेकते बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो लड़की अपना नाम रजत को मीना बताती है। वो दोनों आपस में पूरी रात बातें करते हैं और शायद एक दूसरे को इतना ज्यादा जान लेते हैं कि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पर बाहर का मौसम अब तक साफ नहीं हुआ था, जिस वजह से मीना को एक और दिन रजत के महल में गुजारना पड़ता है। अब रात को रजत मीना के लिए खाना बना लाता है। ये देखकर मीना जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम खाना बनाना भी जानते हो? हाँ, अकेले महल में रहता हूँ तो महल की साफ सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती है। कई बार तो सोचता हूँ कि इस महल को टूरिस्ट प्लेस बना दूं। फिर सोचता हूँ नहीं, ये मेरा पुश्तैनी है, यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। रजत बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद मीना उससे बोलती है, अच्छा बताओ, इतना बड़ा महल है और तुम्हारे घर से तुम्हारे अलावा इस महल में और कोई नहीं रहता। तुम्हें अकेले इस महल में डर नहीं लगता क्या? इसमें डरने की क्या बात है? और हाँ, मुझे डर नहीं लगता। रजत की बात सुनकर मीना उसे घूरने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। जिसके बाद रजत एक बार फिर मीना से बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो? पर मीना रजत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और रजत जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। शायद मेरा वहम था। अब रजत अंदर वापस आता है, जहाँ वो मीना को देखता है। मीना के बाल बिखरे होते हैं और उसका चेहरा बहुत डरावना होता है। मीना को देखकर रजत डर जाता है और डरते हुए मीना से बोलता है, मीना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है मीना? पर मीना कुछ नहीं बोलती
और धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है और उसके पास जाकर उसके कानों में उससे बोलती है, तुम इतनी जल्दी डर गए। इतना बोलकर मीना जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते रजत से दूर होकर उससे बोलती है, बस रजत, इतने में ही। अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें डर नहीं लगता। सच में रजत, तुम एक नंबर की डरपोक हो। वैसे रजत, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं कुछ दिन और तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जब तक तुम्हारा दिल करे तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। अब इसी तरह से 1 हफ्ते बीत जाते हैं और पूर्णिमा की काली रात आ जाती है। उस रात रजत मीना के पास जाता है और उससे कहता है, मीना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम अकेली मेरे साथ कितने बड़े महल में कुछ दिनों से रह रही हो। मुझे डर नहीं लगता जब तुम मेरे साथ होते हो, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यही रहूं। मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अगर कोई भूत तुम्हारे सामने आ गया तब क्या करोगी? तब मैं उस भूत के सामने तुम्हें खड़ा कर दूंगी और उससे बोलूंगी कि ये महल तुम्हारा है, इसलिए तुम रजत के महल को छोड़कर चले जाओ। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल तो इतनी डरावनी है कि भूत भी तुम्हें देखकर भाग जाएगा। बस तुम्हारी यही अदा मुझे तुम्हारे और करीब ले आती है। अब मैं तुम्हें इस महल से कभी नहीं जाने दूंगा। तुम खुद चाहोगी ना तो भी नहीं। अच्छा, इतने कम दिनों में तुम्हें इतना प्यार हो गया मुझसे? यहाँ आने वाले हर शख्स से मुझे इसी तरह से प्यार होता है। इतना बोलकर रजत मीना को गले लगा लेता है और मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद मीना जोर से चिल्लाती है, आह! मीना जोर से चिल्लाने के बाद रजत को खुद से दूर करती है और खुद सीने पर अपना हाथ रखकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। पूरे फर्श पर खून ही खून होता है, जिसके बाद रजत एक इंसान से भूत बन जाता है और अपने एक हाथ से मीना का दिल लिए हवा में उड़ते हुए बोलता है, जो डर गया समझो बच गया। मुझे डराना चाहती थी तुम, और तुम नहीं जानती इस महल का भूत मैं ही हूँ, और मेरी वजह से ही ये महल वर्षों से बंद है, और मैं इस महल में सदियों से रह रहा हूँ। ये हवेली मेरी है और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मेरा शिकार। अब मुझे अपने दूसरे शिकार का इंतजार है। रजत का असली रूप देखकर मीना बहुत हैरान थी, पर अब उसके पास वो मौका नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। कुछ ही देर में मीना अपना दम तोड़ देती है और रजत एक बार फिर इंसान का रूप लेकर अपने नए शिकार के आने का इंतजार करने लगता है।